चक्कर में गलत निवेश तो नहीं कर रहे हैं? क्या रिस्क कवर के लिए गलत इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं लेकर बैठे हैं? एजेंट्स और ब्रोकर्स के हाथों में आकर क्या आपने भी गवा दी है अपने मेहनत की कमाई? आपकी इन्हीं सब समस्याओं का समाधान है आपके फाइनेंशियल गाइड योर मनी के पास, जहां हम आपको सिर्फ फंड के नाम और इंश्योरेंस पर सलाह नहीं देते हैं, बल्कि आपके मेहनत की पूंजी को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज योर मनी में मेरे साथ है फाइनेंशियल प्लानर गौरव मस्तीवाला और वाइट इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत सिस्टकी। आप दोनों का इस खास पेशकश में स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है खास आज के शो में। थोड़ा निवेश समाज के लिए, वॉरेन बफेट बताएंगे निवेश के गुरु मंत्र, और क्या 500 रुपए से कर सकते हैं निवेश की शुरुआत? तो इन 3 बड़े मुद्दों पर होगी आज योर मनी पर हमारी नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस खास पेशकश की। क्या आप समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और जो आपने समाज से अब तक हासिल किया है उसका एक हिस्सा लौटाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो सीएनबीसी आवाज इसमें आपकी मदद कर सकता है और आप इसकी शुरुआत नेपाल और भारत में कुछ हिस्सों में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद से कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और, आपकी मदद से उन लोगों का तो भला होगा ही, आपका टैक्स भी बचेगा। कैसे, जानते हैं हमारे साथ मौजूद फाइनेंशियल एडवाइजर से। गौरव जी, सबसे पहले नेपाल और भारत में जो है उस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं होती रहती है सभी जगहों पर, अमूमन हमारा मन करता है कि हम दान पुण्य करें, चैरिटी करें। बहुत से लोग हैं जो गुप्त दान करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हमारे दर्शकों को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना हो टुवर्ड्स सोसाइटी और साथ में एक सुकून होता है, अंदरूनी सुकून जो आपको मिलता है इस तरह के दान करने में, अगर मैं नेपाल के इस हादसे से शुरुआत करना चाहूं तो वो कैसे होगी? देखिए, अगर नेपाल की बात करते हैं, क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी नहीं है, फॉरेन कंट्री है, तो फिर वहां पे आपको एनजीओ वगैरह का जरिया लेना होगा, क्योंकि पीएम रिलीफ फंड एक ऑप्शन है, लेकिन पीएम रिलीफ फंड में अगर आपने डोनेशन किया तो पैसे सिर्फ भारत में इस्तेमाल हो सकते हैं, भारत के बाहर नहीं हो सकते। तो लोगों को ये तय करना है कि उनको एनजीओ को देके नेपाल में मदद करनी है, भारत में करना है। अगर भारत में मदद करनी है तो फिर पीएम रिलीफ फंड है, कई सारे एनजीओ है वो भी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल भी कई सारी संस्थाएं वो भी काम कर रही है। तो आपको जिन पे भरोसा बैठे, इस पे कई मीडिया कंपनीज भी है वो भी सपोर्ट करती है, कई मिशंस भी है, जैसे कि चैरिटी मिशन है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, रामकृष्ण मिशन है, कितने क्रिश्चियन चैरिटीज है, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, इसकी जानकारी मिलती है। तो आप इन लोगों के जरिए आप निवेश का पैसे भिजवा सकते हैं, चेक से दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, कई लोग कैश लेके रिसीट भी देते हैं। बिल्कुल हेमंत, जैसे कि यहाँ पे गौरव जी ने बताया कि जरिए तो कई सारे हैं जहां पर आप इस चैरिटी की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई खास स्पेसिफिक एरिया है जहां पर अगर मुझे दिलचस्पी हो और मैं उसी क्षेत्र में चैरिटी करना चाहती हूँ? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे हमने बात की कि अगर आप सोसाइटी को कुछ वापस देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका माइंडसेट वो होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप पहले सोचें कि मुझे इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वो सही तरीके से हो और आपको जो पूरी सेटिस्फैक्शन मिले, तो आपको कुछ एरियाज देखने पड़ेंगे कि आप किस क्षेत्र में मदद करना चाहते हैं। जैसे हमने नेचुरल क्लाइमेटीज की बात की तो वो एक अलग बात है। या अगर आप सोसाइटी के कुछ लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, जिनको एजुकेशन नहीं मिलती है, अगर हम गर्ल चाइल्ड के बारे में कुछ करना चाहते हैं, तो अगर उस स्पेसिफिक एरिया में अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सही जगह पे पहुंचे, लोगों को सही तरह से फायदा हो, तो आप देखें कौन सी चैरिटीज हैं जो उस एरिया में काम कर रही हैं। आई थिंक चैरिटीज के बारे में थोड़ा रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ऐसी बहुत सारी चैरिटीज हैं जो डोनेशन लेंगी, लेकिन किस तरह का काम करती हैं वो आपको देखना बहुत जरूरी है। एक बार आप सेटिस्फाइड हो गए कि आप सही जगह पे पैसा लगा रहे हैं, अच्छी बात यह है, जैसे हमने बात की, अगर आप किसी बच्चे के एजुकेशन को देना चाहते हैं तो बहुत सारी चैरिटीज ऐसी हैं जहां पे आप हर महीने कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं या साल में एक बार कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो आपको हाफ ईयरली रिपोर्ट देते हैं कि आपके जो डोनेशन से बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है। वहां से बाकायदा एक रिपोर्ट आती है आपको लिख के बच्चे के हैंडराइटिंग में, तो आपको पता चलता है कि आपका जो पैसा है वो सही जगह पे पहुंच रहा है। उससे फायदा ये है कि आपने अगर वर्कआउट किया कि किस एरिया में काम करना है, तो आप हैपेजर्डली, जैसे हम इन्वेस्टमेंट में गलती करते हैं, वहां नहीं करेंगे। कोई आ गया कि बोलिए चलिए हमको थोड़ा पैसा दे दीजिए, आपने दे दिया, ऐसा नहीं होगा। स्पेसिफिक एरियाज पे अगर आप काम करना चाहें तो भी वो डेफिनेटली पॉसिबल है। यानी जो कॉज मेरे दिल के अजीज है गौरव जी, मैं उसको लेकर चैरिटी कर सकती हूँ। इस तरह की सुविधाएं हैं, इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, एनवायरनमेंट के लिए है, वाइल्ड लाइफ के लिए है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। हेमंत जी ने ऑलरेडी बताया
के गर्ल चाइल्ड के लिए है, रूरल एरियाज के लिए है, बहुत सारे विकल्प है, बहुत लोगों को आपकी जरूरत है और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आपने जो समाज से कमाया है, आपको जो समाज ने दिया है, वो समाज को थोड़ा बहुत वापस लौटाए। बिल्कुल, इसी पर मैं थोड़ा सा विस्तार से आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि आप कई सारे लेक्चर्स करते हैं जहां पर आप मनी माइंडसेट की बात करते हैं, तो यहां पर गिविंग बैक टू द सोसाइटी और मेरे लिए किस तरह से एक तरह का सुकून मुझे मिलेगा अगर मैं ये कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी करती हूँ। फायदे की बात तो एक है ही, आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसको लेकर हम आगे बात करेंगे शो पर, लेकिन एक अंदर की पर्सनल सेटिस्फैक्शन किस तरह से मिलती है? बहुत रिलीफ मिलता है माइंड में, क्योंकि हमें लगता, देखिए हम हमेशा रिसीव करते रहते हैं, जब वापस करते हैं तो माइंड में एक ऐसी फीलिंग आती है कि थोड़ा बहुत हमने रीपे कर दिया, तो वो जो एक तरह से जो कर्ज लिया है समाज से, जब वापस करते हैं, जैसे कि हम ईएमआई लेते हैं होम लोन, जब वो वापस करते हैं, जब पूरा भर जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि घर मेरा हो गया। इसी तरह ये समाज से जो लिया हुआ है जब वापस देते हैं तो एक बहुत चैन मिलता है, सुकून मिलता है और हमें ऐसा लगता है कि हम भी समाज का एक हिस्सा है, हमारी जिम्मेदारी है। शेखर सेन करके एक बहुत बड़े नाट्यकार, उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि खुद की कमाई खुद खाना ये आदमी की प्रकृति है, दूसरों की कमाई छीन के खाना ये आदमी की विकृति है, लेकिन खुद की कमाई लोगों के साथ बांट के खाना ये हमारी संस्कृति है और ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हेमंत जी, यहाँ पर इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए क्या अगर मैं एक चैरिटी कॉर्पस इकट्ठा करना चाहती हूँ अपने लिए, तो मैं कैसे करूँ? देखिए, उसके दो तरीके हैं। मतलब अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं, आप सीरियसली करना चाहते हैं, आप रेगुलरली कुछ करना चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। पहली बात तो ये, कहीं ना कहीं आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो ये कि हो सकता है आपके पास लिक्विडिटी हो, हर महीने आप थोड़ा पैसा बचा सकते हैं, या अगर आपको लगता है आपके पास ऐसा नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं एक कॉर्पस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हमेशा बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस का, कि अपने गोल जो आप डिफाइन करते हैं वहीं पे आपको चैरिटी का भी एक गोल डिफाइन करना पड़ेगा। किस तरह का कॉर्पस आप बनाना चाहते हैं, किस तरह से बनाना चाहते हैं, टाइम होराइजन के हिसाब से बनाइए। तो एक अगर आप कॉर्पस बनाएंगे, उस कॉर्पस को रख के उस पर जो इंटरेस्ट या आपको जो भी अर्निंग होगी उससे भी आप चैरिटी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आपके पास रेगुलर इनकम है, स्पेयर कर सकते हैं तो वहां से कीजिए, लेकिन हमेशा अच्छा ये रहेगा कि आप एक कॉर्पस बना लीजिए, थोड़ा डिसिप्लिन हो जाएगा। आप जब भी आपका दिल करेगा चैरिटी करना चाहते हैं, आप कर पाएंगे। बिल्कुल। आखिरी सवाल गौरव जी, यहाँ पे ब्रेक पे जाना है, लेकिन मुझे किस तरह का टैक्स बेनिफिट मिलेगा इस तरह के दान के? दो है, सेक्शन 80G है, वहां पे कई सारी संस्थाएं सेक्शन 80G इनकम टैक्स की उनको मान्यता प्राप्त है, वहां पे 50% को 100% मिलते हैं। सेक्शन 35 भी है, वहां पे कई सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थाएं, वहां पे 100% रिडक्शन मिलता है और वो संस्थाएं आपको रिसीट के साथ वो वैलिड सर्टिफिकेट भी देगी, तो आपको पता चल जाएगा कितने प्रतिशत आपने डोनेशन किया, उसका पैसा आपको टैक्स में बाद मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे योर मनी में न सिर्फ हम आपको सही निवेश रणनीति बताते हैं, बल्कि समाज को किस तरह से आप कुछ लौटाना चाहते हैं उसका भी जरिया हमने आपको आज अपने शो पे बनाया है। और अगर आप इस तरह की इच्छा रखते हैं तो जल्द से जल्द ये तमाम गुरु मंत्र मान लीजिए। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे वॉरेन बफेट के निवेश मंत्र। बने रहे हमारे साथ। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वॉरेन बफेट के निवेश मंत्र की। दुनिया के सबसे रईस निवेशक का सबसे पहला गुरु मंत्र ये है कि अगर आप वो चीजें खरीदेंगे जो आपकी जरूरत नहीं है तो वो चीजें बेचनी होंगी जो आपकी जरूरत है। हेमंत जी, यहाँ पर सीधा सा मतलब क्या ये होगा कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए और जो आपके फायदे की चीज है आप उसी को अपने पास रखिए? देखिए कविता, जाहिर सी बात है, हम सबके पास रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होते हैं। अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली कोई भी चीज खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है हम वो चीज खरीदेंगे जिनकी हमें जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है तो कहीं ना कहीं आप उन चीजों पे कंप्रोमाइज करेंगे जिनकी आपको जरूरत है। तो आपको कहीं ना कहीं अपना बाइंग जो प्रोसेस है उसमें डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप बजटिंग कीजिए। बजटिंग से फायदा क्या होगा कि आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, फालतू के खर्चे हैं, वो कम हो जाएंगे। बजटिंग करने से ना ही आपको उन सब चीजों के लिए पैसा मिलेगा जिससे आपको जरूरत है, बल्कि जो बोलते हैं, अगर आप ऐसे कुछ खर्चे करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट या बाहर जाके खाना है, वो सब भी कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आप बजटिंग करें, डिसिप्लिन लेके आए, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। चलिए, अगला गुरु मंत्र है यहाँ पर, कीमत वो है जो आप चुकाते हैं, मूल्य वो है जो आप पाते हैं। गौरव जी, यहाँ पर सीधा सा मतलब यही है कि आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए।
हाँ, वही है। और जब निवेश करें तो प्राइस की, और जैसे कि अगर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो प्राइस की और न देखे, क्योंकि बिजनेस की वैल्यूएशन देखे। या अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं लंबे अरसे के लिए कीजिए, क्योंकि लंबे अरसे में अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री अच्छा करेगी, तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सिर्फ प्राइस के पीछे न भागे, क्योंकि कोई चीज सस्ते मिल रही है, कोई इन्वेस्टमेंट सस्ते मिल रहा है, उसलिए इसके लिए निवेश न करें, लेकिन उसकी वैल्यूएशन क्या है, लंबे अरसे में फायदा है कि नहीं, उसकी और ध्यान देके फिर निवेश करें। बिल्कुल, यहाँ पर लंबे नजरिए से अगर आप बने रहेंगे, उसी को कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। तीसरा गुरु मंत्र है, किसी छोटी कंपनी को बड़ी कीमत पर खरीदने से कहीं बेहतर है आप बड़ी कंपनी को उचित कीमत पर खरीदें। यहाँ पर शेयर मार्केट की बात हो रही है हेमंत जी, लेकिन अगर मैं इसको म्यूचुअल फंड या बाकी निवेश के जरिए से समझना चाहूं तो म्यूचुअल फंड में अक्सर लोग एनएवी को देखकर यहाँ निवेश करते हैं। क्या सही रणनीति होनी चाहिए? देखिए, एक मिसकंसेप्शन ये है कि जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली इक्विटी फंड्स में, क्योंकि मिसकंसेप्शन जितने भी वो इक्विटी से जुड़े हुए हैं, कि आप अगर एक ऐसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जहां एनएवी ज्यादा है, मान लीजिए 100 रुपए अगर एनएवी है, तो वो लोग कहेंगे कि आप कितनी ग्रोथ होगी उसमें। हम ये भूल जाते हैं कि ग्रोथ अंडरलाइन पोर्टफोलियो से होती है, चाहे वो आपकी एनएवी 10 रुपया हो या 100 रुपया हो। अगर इन्फोसिस 5% ऊपर गया तो दोनों के लिए 5% ऊपर गया। जबकि सच्चाई ये है, जितना पुराना फंड होगा, जितना उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड होगा, उतना उस फंड से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो 100 रुपए एनएवी देख के घबराए नहीं, अच्छा फंड है, क्वालिटी पोर्टफोलियो अच्छी है तो करें। सिर्फ ये क्योंकि एक किसी फंड की एनएवी 15 रुपए है, आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगे तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। और अगला गुरु मंत्र कहता है कि घाटे से दूर रहें, जानी समझी कंपनी में करें निवेश। यहाँ पर गौरव जी, म्यूचुअल फंड में अक्सर लोग निवेश करने से पहले थोड़ा सा ज्यादा सोचते हैं, हिचकिचाते हैं, रिसर्च भी करते हैं, जहां पर अमूमन एनईवी को ध्यान में रखकर वो निवेश करते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो तो मैं उसका कितना पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखूं और उसके बाद निवेश करूं? देखिए, ये जरूरी है, क्योंकि एक दो चीजें ध्यान में रहे कि जितने म्यूचुअल फंड निवेश जो म्यूचुअल फंड निवेश लंबे अरसे से कर रहा है, उसकी एनएवी भले ज्यादा हो, लेकिन उसने काफी बिजनेस साइकिल्स विथस्टैंड की होगी, अप्स और डाउन्स देखे होंगे। पहली बात तो ये है। दूसरा जो है कि उसके अगर ज्यादा निवेशक है, उसके पास ज्यादा कॉर्पस है, तो इवेंचुअल कॉस्ट कम होगी। तो ये काफी चीजें हैं जो, अगर पुराना म्यूचुअल फंड है, अगर पुरानी स्कीम है, तो काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं। और वो सब देखने के बाद निवेश करें, ना ही कि क्योंकि जस्ट एनएफओ आ रहा है, 10 रुपए मिल रहा है, आप निवेश कर दें। आपके लिए क्या सही है ये आपको देखना है, उसके मुताबिक आपको निवेश करना है। अगला गुरु मंत्र है, टैक्स को समझें। हेमंत जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर लोग निवेश तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में रिटर्न को लेकर वो थोड़े से शॉक हो जाते हैं जब उनको उम्मीद से कम रिटर्न मिलता है, और खासतौर से तब जब उनको पता चलता है कि ये तो टैक्सेबल था। और ऐसी गलती बहुत निवेशक करते हैं, इससे कैसे बचें? देखिए, बिल्कुल सही कहा कविता आपने। हमारे देश में ज्यादातर लोग जो है ट्रेडिशनल ऑप्शंस, बैंक डिपॉजिट, बॉन्ड्स में पैसा डालते हैं, क्योंकि वहां पे आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है, लेकिन वहां पे आपको हर इंटरेस्ट जो पैसा मिलता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न आपका कम हो जाता है। वही पैसा अगर आप जो टैक्स एफिशिएंट ऑप्शन है जैसे म्यूचुअल फंड में लगाएं, हालांकि वहां पे 3 साल का लॉक इन है, लेकिन 3 साल के बाद जब पैसा निकालते हैं आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न कहीं ज्यादा होगा। या फिर आप ऐसी एसेट क्लास में लगाएं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे इक्विटी की हम बात करते हैं, 1 साल के बाद जो भी आपको कैपिटल गेन होगा वो टैक्स फ्री होगा। जब आप 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, एक तो आपको इक्विटी का जो है पोटेंशियल मिलता है, दूसरा टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है, तो जो आपका जो कॉर्पस है आई थिंक कहीं ज्यादा बनता है। तो आई थिंक टैक्स एफिशिएंसी किसी भी इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल। अगला गुरु मंत्र और आखिरी गुरु मंत्र है, उधार पर लगाम लगाएं। गौरव, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्रेडिट कार्ड के बिल्स, जिसमें हम देखते हैं लोग उसके तले दबे रहते हैं, और जब चुकाने की बारी आती है तब या तो वो क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर देते हैं या उसको बिना चुकाए ही निकल जाते हैं। कैसे हम इस तरह के उधार पर से बचें? साफ तौर से आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत तो है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कैसे बचा जाए? हाँ, तो एक तो जब ये यहाँ पे जो थोड़ा और मीनिंग है, लेकिन पहले उधार जो आपने बात की उसकी बात करता हूं मैं, कि बोरोइंग सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज के लिए, घर लेना है तो कर्ज लेना ठीक है, एजुकेशन के लिए कर्ज लेना ठीक है, लेकिन ये पैसे लेके अगर बाहर गांव घूमने जाना है तो ये ठीक नहीं है। यहाँ पे और एक बात भी वॉरेन बुफे कहना चाहते हैं कि कर्ज लेके निवेश न करें, क्योंकि ये लो रिटर्न हाई रिस्क गेम है। अगर आपका लॉस हो गया तो लॉस प्लस इंटरेस्ट लॉस दोनों जाएगा, मतलब आपको नुकसान ज्यादा होगा। अगर आपको मुनाफा भी हुआ तो उसमें से जो आप ब्याज चुका रहे हैं उतना उसकी कटौती हो जाएगी, तो आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे। इसलिए
ऐसे भी उधार न ले, फिजूल की खर्ची के लिए उधार न ले, और निवेश करने के लिए तो कभी भी उधार न ले। चलिए, तो इन तमाम इन्वेस्टमेंट गुरु मंत्रों को मानकर आप भी बन सकते हैं भविष्य के वॉरेन बफेट। इनफैक्ट योर मनी पे तो लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे निवेशक सबसे ज्यादा अमीर निवेशक बने। इसी नोट पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहे हमारे साथ। योर मनी में आपका स्वागत है। अब शुरुआत करते हैं सवालों के साथ, और हमारे पहले दर्शक सुबोध कपूर फोन लाइन पर है। नमस्कार सुबोध, बताएं आपकी उम्र क्या है और कहां से बोल रहे हैं आप? मैं कानपुर से बोल रहा हूँ और मेरी उम्र 30 साल की है। ठीक है, मुझे बताइए, आपको 15 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं सुबोध। अब तक इसके लिए किस तरह की प्लानिंग की है आपने? अब तक प्लानिंग तो मैंने एक्चुअली 3 इयर्स पहले से स्टार्ट की थी। अच्छा। फर्स्ट ईयर 1000, फिर सेकंड ईयर 1000 और इंक्रीज किया। हाँ। इस साल मैंने 2000 और इंक्रीज किया, तो टोटल सम ऑफ 4000 रिसेंटली इन्वेस्टेड। बहुत अच्छी बात है सुबोध, आपने अपने निवेश को बढ़ाने की ही कोशिश की है हर साल, और कुछ फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। ये फंड क्या आपने किसी वित्तीय सलाहकार की मदद से अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं? हाँ जी, मैं ऐसे ही बस CNBC आवाज दिखता था और उसी से ही। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने फंड्स की परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन आपका गोल अचीवेबल है या नहीं, इसकी राय हम लेते हैं गौरव जी से। सबसे पहले गौरव जी, यहाँ पर अच्छी बात है जो मेरे ख्याल से आप भी सुनना चाहते थे कि ये अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश करते हैं या नहीं। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है और ये अच्छा कर रहे हैं कि हर साल करीब 10 से 15% आप जो भी निवेश करते हैं उसको बढ़ाते जाए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि आमदनी बढ़ती है, तनख्वाह है तो उसमें इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, और अगर इनकम भी, प्रॉफिट भी है तो उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी तो होती ही रहती है। तो निवेश की रकम भी उसी तरह बढ़ाते जाए तो ये ठीक है। अगर उनको म्यूचुअल फंड के बारे में बराबर जानकारी है, बराबर ट्रैक रखते हैं और समय भी है, तो एक्टिवली मैनेज फंड्स ठीक है। अगर ये समय नहीं दे पाते किसी वजह से और रेगुलर ट्रैक नहीं कर पाते, तो इंडेक्स फंड भी एक जरिया है, जहां जो पैसिवली मैनेज फंड है लेकिन इक्विटी में निवेश करता है, सेंसेक्स फंड है, निफ्टी फंड है, तो उसमें भी निवेश कर ले। तो ये क्योंकि 15 साल का समय है, तो इक्विटी फंड इनके लिए ये बहुत ही बेहतर विकल्प है। बिल्कुल हेमंत जी, जल्दी से इनके 3 फंड पे आपकी राय चाहूंगी। HDFC इक्विटी फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, फ्रैंकलिन इंडिया हाई ग्रोथ। आई थिंक तीनों के तीनों फंड अच्छे हैं। उनमें 2 फंड थोड़े एग्रेसिव हैं, लेकिन क्योंकि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली तीनों फंड में बने रह सकते हैं। तो इसी में आपको अपना निवेश बढ़ाने की सलाह दी जा रही है सुबोध। उम्मीद करते हैं कि जैसे आप अपने निवेश को हर साल बढ़ा रहे हैं वैसे ही बढ़ाने की कोशिश करें, आपका गोल जरूर अचीव हो जाएगा। अगला सवाल हमने ईमेल के जरिए सुनील ने भेजा है, और ये कहते हैं कि ये केवल 26 साल के हैं और 5 से 10 लाख रुपए ये जमा करना चाहते हैं, और इन्हें हर महीने 500 या 1000 रुपए तक ही ये निवेश कर सकते हैं। कौन से म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें? हेमंत जी, सबसे अच्छी बात यहाँ पे म्यूचुअल फंड की ये है कि आप मात्र 500 रुपए से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। 26 साल के हैं सुनील, बहुत अच्छी बात है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपका एक गोल भी है जो आपने डिसाइड कर लिया है, उसके लिए आप निवेश कर रहे हैं। किस तरह के फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, कौन सा वो फंड होगा? आई थिंक इन्होंने कहा ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप चाहे नए इन्वेस्टर हो तब भी आप सिस्टमैटिकली अगर आप इन्वेस्ट करें तो वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आपने कहा पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब यह है कि आपने अगर आप गोल्स बना लें, कितना समय आपके पास, कितना टारगेट है, वो अगर बना के चलें, फिर से इन्वेस्टमेंट पे अगर काम करेंगे तो उस तरीके से अपना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप पोर्टफोलियो बना पाएंगे। इन्होंने कहा है टारगेट या 5 या 10 लाख की इन्होंने बात की है, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि एटलीस्ट उसके बाद 10 साल का समय है, तो अगर हम 12% की रिटर्न मान के यहाँ पे चलें तो 2000 इन्वेस्ट करने से इनका 5 लाख का कॉर्पस बनेगा, और अगर ये 4500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 10 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो डिपेंड करता है कितना उनका टाइम होराइजन और कितना पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ब्रॉडली जैसा मैंने कहा 10 साल के लिए इतना पैसा हमको इन्वेस्ट करना है। बिरला सन लाइफ इक्विटी और ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप। सुनील, आपको ये 2 फंड हैं जो हेमंत जी रेकमेंड कर रहे हैं और इनमें निवेश की आप शुरुआत कर सकते हैं। गौरव जी, जल्दी समझना चाहूंगी, मैं काफी यंग इन्वेस्टर है सुनील, और इस तरह के कई सवाल हमें योर मनी पर आते हैं। अच्छी बात यह है कि सुनील ने अपना एक गोल तो लाइन अप कर दिया है। कई जो यंग इन्वेस्टर होते हैं वो केवल वेल्थ क्रिएशन के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। यहाँ पर इनकी अप्रोच कितनी अच्छी है? ये काफी बेहतर है, क्योंकि एक फोकस निश्चित हो गया, एक गोल निश्चित हो गया, तो आपके जो पैसे हैं आप एक पर्टिकुलर गोल के लिए निवेश कर रहे हैं तो फोकस आ जाता है। फिर फंड चूज करना, कितने रकम निवेश करनी, जैसे हेमंत जी ने बराबर फिगर दे दिया, वो सब आसान हो जाता है। जैसे आपने गोल तय कर दिया
उसके बाद के स्टेप्स बहुत ही आसान है। ज्यादातर लोग गोल तय नहीं करते, इसके लिए फिर भटकते रहते हैं, कहां निवेश करूं, कितना निवेश करूं, कौन सी स्कीम में लूं, आज ये स्कीम ले ली, कल दूसरी स्कीम ले ली, और उस तरह से दिक्कत होती है। तो पहले गोल, बाकी सब आसान चीज है। बिल्कुल, और यही जो गौरव ने भटकने की बात कही है, योर मनी के रहते आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये तो आपको कहीं से भी पता चल जाएगा, लेकिन आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है और आपको किससे बेहतर रिटर्न मिलेगा, जिससे आपका गोल पूरा होगा, आपका आर्थिक लक्ष्य पूरा होगा, ये हम आपको बताते हैं, आपको एक सही दिशा देते हैं निवेश की। यही खासियत है योर मनी की, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास चर्चा में आज शामिल होने के लिए। योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।